सॉरी गाइस, मैंने एडवांस में थोड़े से चैप्टर्स पढ़ लिए, ठीक है। बट कोई ना यार, मुझे तो ये वीडियो वैसे ही बनानी थी। लेकिन ना, अगर आप लोगों में से किसी ने डायरेक्टली इस वीडियो पर क्लिक किया है तो जान लो कि ये स्लाइम की एक्सप्लेनेशन का चौथा पार्ट है। अगर आप लोगों में से किसी ने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वो देख लो, क्योंकि भाई स्टोरी में बहुत कुछ है जानने के लिए, और उन सारे पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं हम आज के एक्सप्लेनेशन की ओर। तो चलो आओ यार, शुरू करते हैं। दोस्तों, डियाब्लो के बाद अब शुना और सोहे भी टेम्पस में वापस आ गए और वो लोग अपने साथ अनडेड एडलमैन और उनकी सेना को भी ले आए। अब क्योंकि एडलमैन ने सामने से उन्हें अपने साथ ले आने के लिए कहा था तो वो लोग भी उन्हें मना नहीं कर पाए। और वैसे भी रिमोरू को यूरेजेनिया को फिर से बिल्ड भी करना है, तो जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा। बस शुना और सोहे के साथ हाकुरो नहीं है, क्योंकि शुना ने वॉर के बाद का सारा काम बूढ़े हाकुरो के कंधे पर डाल दिया। और अब वो और गेल्ड क्लेमन की टेरिटरी और कैसल की जांच और प्रिजनर से पूछताछ करने के बाद ही लौटेंगे और उन्हें रिमोरू खुद ही ले आएगा अपने मैजिक से। वहीं दूसरी तरफ फाल्मूद में जो डियाब्लो ने कांड किया है उसका अंजाम हमें इस चैप्टर में देखने को मिला। फाल्मूद के ग्रीडी राजा को टेम्पस का वैसल स्टेट बनने में कोई हर्ज नहीं दिख रहा है, बट यहाँ प्रॉब्लम है नोबल्स की, क्योंकि उनके लिए उनकी शान उनकी खुद की जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्हें ये मंजूर नहीं कि फाल्मूद जैसे एक महान राज्य को रिमोरू जैसे एक मामूली मॉन्स्टर रूल करे। मगर जैसा डियाब्लो कहकर गया है कि उनके पास सिर्फ 3 रास्ते हैं, तो वो लोग चाहे या ना चाहे उन्हें इन्हीं 3 रास्तों में से किसी एक का चुनाव करना ही होगा। राजा एडमारिस कहता है कि ये जंग एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये जंग अपने राज्य के लिए या अपनी प्रजा के लिए की थी। ये युद्ध और इस युद्ध में हुई हमारी पराजय मेरी ही लालच का परिणाम है। अगर मैंने अपने एडवाइजर्स की बात सुनी होती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। फिर ड्यूक एडवर्ड अपनी शान को आगे रखकर वो उसे इतनी जल्दी हार ना मानने की बात करता है, मगर राजा जानता है कि उसे क्या करना है। वो ड्यूक एडवर्ड के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोगों को कहता है कि हमारी शान स्टॉर्म ड्रैगन की ताकत के सामने कुछ भी नहीं। हमारी शान हमें उस ड्रैगन के कहर से बचाने के लिए काफी नहीं है। तुम लोगों को याद है ना कि मेरी हालत कैसी हो गई थी जब हम यहाँ पर आए थे। तुम लोग जानते हो ना कि आप सब भी मेरी तरह बनना चाहते हैं। फिर राजा थोड़ा शांत हुआ और फिर से बोला, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ज्यादा रास्ता है। मैं आप लोगों से आपका सबका आत्मसम्मान छीनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर हमें बाकी दोनों में से कोई एक रास्ता तो चुनना ही होगा। या तो हम रेपरेशंस दें या जंग को जारी रखें। और फिर तब किंग एडमारिस को वाल परगिज में क्या क्या हुआ है वो पता चलता है, जिससे कि वहाँ खड़े सभी लोगों में भय का माहौल छा जाता है। और तब राजा अपना मुकुट उतार कर रखता है, कहता है कि हम रेपरेशंस कबूल करेंगे और ड्यूक एडवर्ड को वो अपना सक्सेसर चुनता है, जिस पर सभी लोग सहमति जताते हैं। मगर ड्यूक एडवर्ड की सोच को जानकर हम ये कह सकते हैं कि वो शायद इसी पल का इंतजार कर रहा था। वहीं अगर हम बात करें टेम्पस की, तो ऐसा लग रहा है कि टेम्पस में अब लोगों की भीड़ और बढ़ने वाली है, क्योंकि बेनिमारू भी अब जंग से लौटा है और उसने कहा है कि वो तीनों बिस्कटियर्स भी यहीं टेम्पस में आकर रहेंगे जब तक कि वहाँ एनिमल किंगडम में फिर से ठीक नहीं हो जाता। मगर यहाँ सिर्फ बिस्कटियर्स की बात नहीं है, उनके साथ साथ एनिमल किंगडम के रेफ्यूजीज, एडलमैन की सेना, वॉर प्रिजनर्स और यहाँ तक कि क्लेमन के सोल्जर्स भी टेम्पस में आएंगे। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लो कि अब टेम्पस की पॉपुलेशन कितनी होगी, एटलीस्ट फिलहाल के लिए। तो इसलिए इन सब का इंतजाम रिगर्ड और बेनिमारू मिलकर करेंगे। बट क्लेमन के जो सोल्जर्स हैं उनको रिमोरू ने गेल्ड के अंडर काम करने के लिए रखा है, ताकि वो सब लोग मिलकर एनिमल किंगडम को फिर से बिल्ड कर सकें। और उनके साथ साथ वॉर प्रिजनर्स भी एनिमल किंगडम को बिल्ड करने में अपना योगदान देंगे। और फिर कुछ ही दिन बाद डियाब्लो फाल्मूद के साथ हुए पीस ट्रीटी का सबूत लेकर आ गया, जिसमें पीस ट्रीटी के डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए गए नए राजा के हस्ताक्षर और रेपरेशंस के तौर पर मिले 1500 गोल्ड कॉइन्स भी शामिल हैं। किंग गैजल के मुताबिक ऐसे सिर्फ 10,000 गोल्ड कॉइन्स ही इस पूरी दुनिया में करंटली अस्तित्व में, यानी करेंसी का 10% से भी ज्यादा का हिस्सा इस वक्त रिमोरू के पास है, जो उसे रेपरेशंस के तौर पर मिले। जब रिमोरू ने पुराने राजा का क्या हुआ ये पूछा, तब डियाब्लो ने बताया कि वो कंट्री साइड में किसी रूरल लैंड पर गुजर बसर कर रहा है। मगर इसी के साथ डियाब्लो को यकीन है कि नया राजा जो भी सारी परिस्थितियां निर्माण हुई है उसका ठीकरा वो पुराने राजा पर डाल देगा, जिसे रोकने का काम योम करेगा। यानी जैसा रिमोरू चाहता है वैसा ही होगा, मतलब ऐसा वो होप कर रहा है। मगर फिर भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, तो रिमोरू डियाब्लो से मैटर संभालने के लिए कहता है, क्योंकि वो चाहता है कि जितना हो सके उतनी कम जाने जाए। मगर इसी बीच एक ऐसी खबर आ गई कि जिससे इस सिविल वॉर में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होने के चांसेस इसी वक्त बढ़ गए। डियाब्लो कहता है कि वेस्टर्न होली चर्च ने फाल्मूद के आर्चबिशप रेहिम को उनसे बात करने के लिए उनके हेडक्वार्टर्स में बुलाया।
इस बारे में रिमरू कहता है कि अगर हम उन्हें वही कहानी सुनाएंगे जो हमने बैठे बिठाए बनाई है तो इसकी संभावना है कि उन्हें हमारी झूठी कहानी पर शक हो जाए। तब रिमरू को लगता है कि इस बारे में हम परिस्थिति के मुताबिक चले तो ज्यादा सही होगा। यानी अगर उन्हें सच भी पता चल जाता है तो रिमरू को जानना है कि उनका रिएक्शन क्या होगा और फिर वो क्या कदम उठाएंगे। क्योंकि वेस्टर्न होली चर्च शुरू से ही वेल्डोरा और मॉन्स्टर्स के साथ हमेशा अग्रेसिव रहे, अगर उनके हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते तो ना सही, बट रिमरू उन्हें अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता है। और सही भी है, क्योंकि वेस्टर्न होली चर्च का इन्फ्लुएंस कहाँ तक है वो हमने वॉर से पहले देख ही लिया है। तो बेहतर शायद रिमरू के लिए यही होगा कि फिलहाल उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करे, और फिर अगर रिमरू को लगता है कि उनके साथ किसी भी तरह की रिलेशनशिप्स बेहतर नहीं हो सकते और वो लोग भी अगर जंग चाहेंगे तो हम भी जंग करेंगे। फिर कुछ दिन बाद गाबिरू भी वॉर से लौट आया, जो अपने साथ बाकी के वॉर प्रिजनर्स को भी साथ में लाया था। मगर मिलिम ने गाबिरू के हाथ से रिमरू के लिए एक लेटर लिखकर भेजा है, जिसमें लिखा है कि मैं अपनी नेक्स्ट विजिट में अपने कुछ सबॉर्डिनेट्स को भी साथ में ला रही हूँ, ये एक अर्जेंट रिक्वेस्ट है। और मिलिम 2 बार प्लीज लिखते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि टेम्पस के लोग उसके सबॉर्डिनेट्स को कुकिंग और कुकिंग के बारे में जो भी है वो सब सिखाएं। क्योंकि जब इसके बारे में गाबिरू ने कहा तब हमें पता चला कि उनके कंट्री में कुकिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। गाबिरू कहता है कि जब वो लोग वॉर के बाद फादर मिट्रे और बाकी ड्रैगन न्यूट्स के साथ मिलकर वहाँ की डेड बॉडी साफ कर रहे थे, तब उसे पता चला कि वो लोग कुकिंग ही नहीं करते, वो लोग रॉ खाना खाते हैं। यानी अगर उन्हें सब्जी खाने की इच्छा हो रही हो तो वो लोग कहीं पर भी उगी हुई सब्जी को काट कर सीधा और शायद यही वजह है कि मिलिम थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गई होगी और इसीलिए वो चाहती है कि उनके लोग यहाँ पर आकर ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत भी कुकिंग सीख लें। बस उस वक्त शियोन कहीं आसपास ना हो तो बेहतर है। और फिर थोड़ी सी चैटिंग करने के बाद गाबिरू फिर अपनी गुफा में जाने के लिए निकलता है और तब हमें पता चलता है कि रिमरू ने एडलमैन और उनके लोगों को गाबिरू के साथ ही उनकी गुफा में रहने के लिए भेजा है, जिसे देखकर गाबिरू जरूर सरप्राइज होगा। अब क्योंकि एडलमैन और उनके साथी अनडेड है तो वो धूप नहीं खा सकते, इसलिए उन्हें ऐसी जगह चाहिए जहाँ सनलाइट ना आ सके। Over 1 month later. दोस्तों जंग के बाद टेम्पस में मानो खुशहाली आ गई थी, सब तरफ खुशहाली का माहौल था, लोग रोजमर्रा के काम कर रहे थे, सब लोग मूड में थे सिवाय एक के। गेल्ड पता नहीं क्यों बार में डिप्रेस होकर बैठा हुआ था। गेल्ड और रिमरू ऐसे ही खुशी भरे माहौल में पूरी रात ड्रिंक कर रहे थे। तब गेल्ड ने रिमरू को अपनी परेशानी बताई। उसने कहा कि न्यू कमर्स जो हैं वो ऑर्डर्स नहीं मानते, कोई कोई तो ऐसे हैं जो काम करना ही नहीं चाहते और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको गेल्ड के इंस्ट्रक्शंस भी समझ में नहीं आती। बस यही सारी परेशानियां लेकर गेल्ड डिप्रेस बैठा हुआ था, क्योंकि उसके कंधे पर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का भार है। बट अगर लोग ही ऐसे निकलेंगे तो उनसे काम कराना मुश्किल होगा, टिपिकल एम्प्लॉयज। फिर दूसरे ही दिन रिमरू उठ के हाकुरो को लेने जाता है क्लेमन के डोमेन में, जहाँ हाकुरो उसे एंशिएंट रूइंस के बारे में बताता है जिसे डार्क एल्व्स गार्ड कर रहे हैं। रिमरू हाकुरो को कहता है कि इसके बारे में वो किसी को भी ना बताए, क्योंकि उन रूइंस को रिमरू खुद एक्सप्लोर करना चाहता है, जिसे देखना मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग भी होगा। उसके बाद रिमरू सबके साथ एक मीटिंग करता है। वैसे तो रिमरू ने ये मीटिंग यहाँ सारी बातें क्लियर करने के लिए बुलाई है, मगर इसमें कुछ और मैटर्स भी हैं जो डिस्कस हुए हैं। सबसे पहले तो रिमरू सबको बताता है कि ऑक्टाग्राम में डिसाइड हुआ है कि वो अब एंटायर जूरा फॉरेस्ट और इसी फॉरेस्ट में बने नेशन का रूलर बन चुका है। तो सब लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि अब तक सिर्फ रिमरू ड्रायर्स को ही अपना एलाय मान रहा था। अब जो कि वो एंटायर रीजन का रूलर है, तो उस पूरे रीजन में रहने वाले भी अब उसके अंडर आ गए हैं, क्योंकि ड्रायर्स सिर्फ फॉरेस्ट तक ही लिमिटेड है। तो अब ये हुआ है कि वो सारे न्यू कमर्स और जो रेसिडेंट्स पहले से रीजन में रह रहे हैं वो सब लोग रिमरू से मिलना चाहते हैं। अब क्योंकि रिमरू को ही उनका ख्याल रखना है तो ये सही भी है मेरे ख्याल से, बट ये एक बड़ा सरदर्द भी बन सकता है, क्योंकि बार बार हर दिन गेस्ट का आना रिमरू को तो क्या किसी को भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए रिमरू एक आइडिया निकालता है। अब क्योंकि वॉर और वालपर्गिस के चलते टेंशन चल रही थी, तो किसी को भी कोई भी खुशी का मौका सेलिब्रेट करने नहीं मिला। इसलिए अब रिमरू चाहता है कि एक बड़ी सी पार्टी रखी जाए, जहां वो लोगों से एक साथ मिल भी लेगा और रिमरू के डीमन लॉर्ड बनने और वॉर जीतने की खुशी भी मना लेंगे। तो बस ये डिसाइड होते ही पार्टी की तैयारियां शुरू कर देते हैं, और इस बार रिमरू चाहता है कि इस पार्टी में सभी को बुलाया जाए, यहाँ तक कि मित्र देशों के राजा और उनके लोगों को भी, क्योंकि रिमरू इस पार्टी को एक बहुत बड़े त्योहार के रूप में मनाना चाहता है। फिर जिन जिन को इन्वाइट करना है उन सब की लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर इन सब तैयारियों के बीच में ब्रेक के दौरान रिमरू डियाब्लो से फालमुथ के हालचाल पूछता है। तब डियाब्लो कहता है कि फालमुथ के राजा ने अपनी सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और ये जितना सोचा था उससे भी तेजी से काम हो रहा है। बस अब उन्हें इंतजार करना है अंतर युद्ध के शुरू होने का।
और फिर आर्च बिशप रेहीम और वेस्टर्न होली चर्च के बीच में क्या हो रहा है वो अब तक साफ नहीं है। इसलिए रिमरू ने हिनाटा के लिए क्लेमेंट का क्रिस्टल बॉल भेजा है, जिसमें रिमरू ने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया है स्पेसिफिकली सिर्फ हिनाटा साकागुची के लिए। मगर रिमरू यहाँ अभी भी श्योर नहीं है कि वेस्टर्न होली चर्च को उन्हें एक दुश्मन के तौर पर देखना चाहिए या नहीं, और यही श्योर करने के लिए उसने हिनाटा को मैसेज भेजा है। फिर शुना कहती है कि जब रिमरू हिनाटा से लड़ रहे थे तब उन पर सडनली हमला हुआ था। दोनों हमलों का एक साथ होना शुना को कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता है। यहाँ शुना इनडायरेक्टली वेस्टर्न होली चर्च की ओर इशारा कर रही है, मगर वो भी श्योर नहीं थी, तो इसलिए उसने बस इतना ही कहा कि उन हमलों के पीछे जो कोई भी था हमें उसके बारे में नहीं भूलना चाहिए, और हो सकता है कि वो दुश्मन इस बार भी फालमूद में अपनी टांग अड़ाए, और अगर ऐसा हुआ तो उनके किए कराए पर पानी फिर जाएगा। और रिमरू इन सब का जिम्मेदार अभी भी यूकी कागुराज़ाका को ही समझ रहा है। बट तब रफाएल सान कहती है कि फालमूद इंसिडेंट, हिनाटा इंसिडेंट और क्लेमन इंसिडेंट, इन तीनों का मास्टरमाइंड किसी एक को मानना मेरे ख्याल से गलत होगा। रफाएल के इस चतुर जवाब के बाद अब रिमरू को लगता है कि हो सकता है कि इन सब के बीच में हिनाटा को किसी ने मैनिपुलेट किया हो, उसका इस्तेमाल किया हो, या फिर हो सकता है उसने शिजू का बदला लेने के लिए जानबूझकर किया हो। यहाँ पर किसी भी बात की कोई श्योरिटी नहीं है। और फिर चैप्टर के आखिरी पेज पर हमें दिखता है कि वहाँ रुबेरियस में हिनाटा ने किसी तरह की जॉइंट मीटिंग बुलाई है, जिसका सब्जेक्ट है स्टॉर्म ड्रैगन का रेजरेक्शन एंड अ बर्थ ऑफ अ न्यू डीमन लॉर्ड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। बट आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ नहीं तो 5K सब्जी करवा दो यारो, क्योंकि भाई ऐसी वीडियोस में बार बार लाता रहता हूँ। बट अगर आपके पास कोई सजेशन है या नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट कर देना यार, मैं पढ़ लूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। I play Ruby cause she hoeing Mr. Brownie, birds I'm flowing Giga drain, my money growing Give me brain war, total soaking Squirtle squad, my boys in the ocean Give me pussy and rubby with lotion We evolved and it caused a commotion Hit the plug with them hyper potions Some hyper potion